Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 2 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 2 and week number 2. So these are your reference textbooks. इस कोर्स में आप स्ट्रक्चरल कंक्रीट बाय थ्योरी एंड डिजाइन बाय नदीम हसन एंड अकमल मनासिर, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट अ फंडामेंटल अप्रोच बेस्ड ऑन एशिया स्टैंडर्ड्स, ये भी अच्छी नाइस किताब है। इसके अलावा जो है वो रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन एज पर यूरो स्टैंडर्ड्स है, और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। So in our today's class we are going to continue our topic on development lengths। जैसा कि हमने previous lecture के अंदर development lengths in the tension reinforcements हमने डिस्कस किया, तो आज हम development lengths in compression reinforcement डिस्कस करेंगे first of all। उसके बाद हम hooked anchorages को भी डिस्कस करेंगे। So the contents of today's lecture is, first of all we will discuss the development lengths in compression reinforcements। उसके बाद हम उसके डिज़ाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे कि टेंशन reinforcements के अंदर डेवलपमेंट लेंथ किस तरह से काम करता है और कंप्रेशन reinforcement के अंदर किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम हुक्ड एंकरेजेस डिस्कस करेंगे। हुक्ड एंकरेजेस के अंदर स्टैंडर्ड हुक्स जो ACI की तरफ से सजेस्टेड हैं, हम रियल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से उन हुक्स को अप्लाई करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सम डिज़ाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। So in our previous lecture we discussed what is development length, how the bond stresses and average stresses are affecting basically the structural members। उसके बाद हमने mechanism of bond transfer डिस्कस किया था कि जब हम एक प्लेन बार यूज करते हैं reinforcement के अंदर और एक डिफॉर्म बार यूज करते हैं with flanges and with elongations on the surface, तो किस तरह से एक बार जो है वो stresses को हैंडल करता है और mechanism of bond transfer किस तरह से डेवलप होता है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट लेंथ पढ़ी इन कंप्रेशन इन टेंशन मेंबर्स, और आज हम डेवलपमेंट लेंथ को डिस्कस करते हैं इन द कंप्रेशन मेंबर्स आल्सो। सो द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डिफॉर्म बार्स इन कंप्रेशन। जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ हमें स्मॉलर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जब आप टेंशन के अंदर मेंबर जब बेंड होता है तो वहां पे बेंडिंग की वजह से जो फ्लेक्सुरल क्रैक्स हैं वो आपके टेंशन सरफेस के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं, ना कि कंप्रेशन सरफेस के ऊपर। तो वहां पे स्ट्रेसेस की तादाद या स्ट्रेसेस का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है, इस वजह से हम जो कंप्रेशन जोन के अंदर कम रिक्वायर्ड है हमें लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ की। So for this purpose ACI code gives the basic development length in compression for all bars। कि कोई भी बार्स हैं कंप्रेशन के अंदर, उन तमाम बार्स के लिए एक बेसिक इक्वेशन ACI की तरफ से सजेस्टेड है कि LDC बेसिकली इज द डेवलपमेंट लेंथ, C is representing compression, will be equals to 0.02 into dia of bar yielding strength of material over lambda under root FC dash। Lambda is the type of concrete factor, FC dash is the concrete compressive strength, dia of bar and yielding strength of material। तो ये तमाम factors थे, और इनकी जो value है should be more than equals to 0.0003 dia of bar into yielding strength। अगर ये आपकी values जो formula है वो 0.0003 dia of bar Fy से ज़्यादा है तो वो आपकी value जो है वो acceptable मानी जाएगी, but not this value, but this value will not be less than 0.0003 into dia of bar into yielding stress, where the constant 0.0003 has a units of inch square per pound। तो कहने का जो मकसद है कि ये कोड की तरफ से एक वैल्यू हमें गिवन है 0.0003 into dia of bar into yielding strength of material, कि हमारी जो ओवरऑल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है या रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ है वो इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको हम अलोएबल वैल्यू मानते हैं, अदरवाइज जो है वो हम इक्वेशन को या dia of bar को रिवाइज करेंगे। So the general equation, as we have already discussed, development length in compression should be more than equals to 0.0003 into dia of bar into yielding strength of material। अब ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंच स्क्वायर पर पाउंड के हिसाब से, यानी जो लोड अप्लाई हो रहा है पर इंच स्क्वायर के अंदर, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। However, the development length in compression may be reduced by multiplying development length by the applicable modification factors। जो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, कि जैसे हमने कंसीडर किया था
कि फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट या टेंशन जोन के अंदर अगर रिइंफोर्समेंट बढ़ जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजन, अगर आप सिस्मिक जोन्स के अलावा बात कर रहे हो, तो उस केस के अंदर हम एक मल्टीप्लाइड फैक्टर मल्टीप्लाई करते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट लेंथ हम कम कंसीडर करते थे। लेकिन अगर आप सीस्मिक जोन्स के अंदर बात कर रहे हो तो ऐसा कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा एक्सेस फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट के लिए या कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए भी। हाउएवर द रिजल्टिंग डेवलपमेंट लेंथ शैल नॉट बी लेस देन 8 इंचेस, के कम से कम आपने 8 इंच प्रोवाइड करनी ही करनी है इन द केस ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट्स। टेबल 3 एंड 4 गिव्स द वैल्यू ऑफ LDC over die of bar when yielding strength of material is equals to 60 KSI। अगर आपके पास स्टील 60 ग्रेड का है तो उस केस के अंदर हमें डायरेक्टली वैल्यूज जो डेवलपमेंट लेंथ के हैं वो टेबल 3 एंड 4 के अंदर गिवन है, उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। So now we have a simplified expressions for development lengths in the case of compression reinforcements। अगर हम compression reinforcements की बात करते हैं जनरली, तो हमारे पास जब हम reinforcements को कंसीडर करते हैं तो टेबल 3 जो हमें सजेस्टेड है डेवलपमेंट लेंथ ओवर डाई ऑफ बार का, उस केस के अंदर हम मिनिमम वैल्यू 8 इंचेस कम से कम हमने रखनी है। अगर आपकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 KSI 4 KSI और 5 KSI या 5 से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर यील्डिंग स्ट्रेंथ, अगर आपके स्टील का जो ग्रेड है वो 40 है तो उस केस के अंदर 3 KSI के अंदर हम 15 जो इंचेस है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और अगर 4 KSI का कंक्रीट है तो 13 का, अगर 5 KSI का कंक्रीट है तो 12 का। इसी तरह से अगर ग्रेड 60 KSI है तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज भी आपको गिवन है। जैसा हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि जैसे ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जाती है आप डेवलपमेंट लेंथ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेड ऑफ स्टील आपका इंप्रूव होता जाता है उसी तरह से आप डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ आपका हायर ग्रेड स्टील है तो हायर एक लार्जर लेंथ जो है वो मेंबर के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए, ताकि जब हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करें तो मेंबर हमारा बजाय उस पुलिंग फोर्स के अंदर पुल आउट होने के वो उसको रेजिस्ट कर सके। सिमिलरली वी हैव टेबल 4 आल्सो, जिसके अंदर आपको कंप्रेशन बार्स की डेवलपमेंट लेंथ गिवन है एज पर बार डायामीटर, एज पर बार नंबर एंड कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हैं और डेवलपमेंट लेंथ भी गिवन है। So now we have a summary of the computation for development length in tension members। ये कंप्रेशन मेंबर की कहानी जो है वो खत्म हो गई है। कंप्रेशन मेंबर के अंदर आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशंस गिवन है, टेबल भी गिवन है, एक ही इक्वेशन है, अगर आप डायरेक्टली उसको यूज करते हैं तो आपके पास डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हम टेंशन में बास के अंदर अगेन चलते हैं तो हमारे पास जो जनरल स्पेसिफाइड कंडीशंस थी उन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हम सिंप्लीफाइड वर्जन इक्वेशन को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली जो है वो डिजाइन एग्जांपल्स पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के अंदर हम CB प्लस KTR जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट रेशो है प्लस जो आपका एक सेंट्रोइडल डिस्टेंस था सेंटर ऑफ बार से लेकर सरफेस तक जो जिसको हम बार लोकेशन फैक्टर कंसीडर कर रहे थे डिवाइड बाय डाई ऑफ बार, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं एज इक्वल्स टू 1.5। और कंडीशंस हमारे पास दो थी कि एनी वन ऑफ द कंडीशन अगर मैट कर जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पास फार्मूलाज जो है वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, अगर कंडीशंस मैट नहीं करती तो हम फार्मूलाज को किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन वाज क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स शुड बी मोर देन इक्वल्स टू डाई ऑफ बार। अगर क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स डाई ऑफ बार से ज्यादा है या क्लियर कवर आपका डाई ऑफ बार से ज्यादा है and the bars are confined with the stirrups not less than the minimum code requirements, ये पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है अगर क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स वो 2 टाइम्स डाई ऑफ बार से ज्यादा है और अगर क्लियर कवर आपका डाई ऑफ बार से ज्यादा है, यानी तो इस केस के अंदर भी हमारी कंडीशंस या इक्वेशंस जो है वो वैलिड है। कंडीशंस को हम मैट कंसीडर करते हैं और हम डिजाइन को अप्लाई करते हैं। तो नंबर 7 एंड लार्जर बार्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज थे डेवलपमेंट लेंथ डिवाइड बाय डाई ऑफ बार इज इक्वल्स टू साई टी साई ई एफ वाई यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय 20 इंटू लैम्डा अंडर रूट एफ सी डैश। और अगर 6 नंबर या 6 से स्मॉलर साइज हम यूज कर रहे थे तो हमारे पास फार्मूला था साई टी साई ई एफ वाई ओवर 25 इंटू लैम्डा अंडर रूट एफ सी डैश। इन इक्वेशंस को हमने यूज करना है। मजीद हम कंडीशंस को देखते हैं और हम डिजाइन एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। अब जो दो कंडीशंस हमने डिस्कस की अगर वो मैट नहीं होती तो उस केस के अंदर हम दोनों केसेस के अंदर 1.5 फैक्टर से हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड केस के अंदर हम अंडर रूट ऑफ कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100 psi। अगर ये वैल्यू हमारी 100 psi से ज्यादा आती है तो उस केस के अंदर हम इक्वेशन को या कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिवाइज करेंगे।
उसके बाद साई टी एंड साई ई इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर एंड लोकेशन फैक्टर जो है वो हमारे लेस देन इक्वल टू 1.7 होने चाहिए. हाउएवर द वैल्यूज ऑफ साई टी, साई ई एंड लैम्डा आर एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं. अगर हम बंडल्ड वायर्स की बात करते हैं जो कि कंप्रेशन या टेंशन दोनों केसेस के अंदर हैं, तो उस केस के अंदर हम 20% ऑफ द 3 बार बंडल वायर्स को हम 20% डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज कर देते हैं और 33% हम इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम्स या 4 बंडल वायर्स अगर एक साथ आ जाती हैं उस केस के अंदर. So now we have a design examples for the development lengths in the case of tension members and in the compression members. दोनों criterias के अंदर हम design examples को discuss करेंगे. जो theoretical discussions या theoretical confusions थी वो आपको मजीद clear हो जाएंगी design examples को solve करते हुए. So we have example number 1. Figure below shows the cross section of a simply supported beam reinforced with 4 number 8 bars that are confined with the number 3 stirrups spaced at 6 inches. एक क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर फ्लैक्चरल के अंदर 4-8 नंबर की बार्स लगाई गई है. क्रॉस सेक्शन के जो मेजर डायमेंशंस हैं वो 12/22 का बीम है जिसके अंदर क्लियर कवर बॉटम से जो है वो 2.5 इंचेस का गिवन है आपको और साइड कवर भी 2.5 इंचेस का गिवन है. स्टीरअप जो है वो 3 नंबर की बार यूज हुई है जो कि 6 इंचेस के ऊपर स्पेसिंग जो 6 इंचेस स्पेसिंग के ऊपर अप्लाई किए गए हैं. So we have to determine the development length of bars. If the beam is made of normal weight concrete, bars are not coated, concrete compressive strength is 3 KSI and steel yielding strength is 60 KSI. कि कोई भी हमें नॉर्मल वेट कंक्रीट है, सिंपल जो है कोटिंग वगैरह हमने प्रोवाइड नहीं की, नॉर्मल कंडीशंस हैं तो उस केस के अंदर हमने डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड या डेवलपमेंट लेंथ हमने कंप्यूट करनी है. So now coming back to the solution, check if conditions for spacing and concrete cover are met or not. कि जो दो conditions थी हम कंडीशंस को अप्लाई करते थे या कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हम चेक अप्लाई करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री आ रही हैं या नहीं. अगर कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री आती हैं तो उस केस के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम कंसीडर होती है. अगर कंडीशंस मैट नहीं होती तो उस केस के अंदर जो डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है उसके साथ या ओवरऑल जो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू है उसको आप एक्सेस एडिशनल फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो कंडीशन हम चेक करते हैं. नंबर 1 के अंदर हमारे पास 8 नंबर की बार गिवन है एज अ फ्लैक्चर इन्फोर्समेंट. 8 नंबर बार का जो डाया होता है वो 1 इंच होता है. सो डाया ऑफ बार इज इक्वल टू 1 इंचेस. अब हम कंडीशन के अंदर पहले क्राइटेरिया में हमने क्लियर कवर चेक किया. क्लियर कवर बेसिकली क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ कंक्रीट या एज ऑफ बीम से लेके स्टीरअप के सरफेस तक आपके पास डिस्टेंस होता है. यहाँ पे हमने 3 नंबर का स्टीरअप यूज किया है. अगर आप उसका डाया कंसीडर भी करना चाहो तो कर भी सकते हो. हमने सिंपली क्या किया कि जो मेन रिइंफोर्समेंट थी टू जो 1 इंच डाया की उसका जो 0.5 इंचेस है वो हमने कवर में से डिडक्ट कर दिया तो टोटल क्लियर कवर हमारे पास 2 इंचेस बच गया जिसके अंदर स्टीरअप भी कंसीडर्ड है. अगर आप स्टीरअप का डाया जो है वो 3 नंबर 3/8 अगर कंसीडर कर भी लेते हैं तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो है वो 0.3 समथिंग वैल्यू माइनस हो जाएगी यानी स्टिल वी हैव 1.87 रिमेनिंग. तो जो क्लियर कवर है वो डाया ऑफ बार से ज्यादा है तो उस केस के अंदर हमारी पहली कंडीशन मैट कर रही है. दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि क्लियर डिस्टेंस या क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स कितनी है. बिटवीन बार्स टोटल 4 बार्स हैं यानी 4 बार्स के दरमियान टोटल 3 स्पेसिंग्स हैं. तो टोटल क्रॉस सेक्शन या टोटल बीम की जो डेप्थ थी वो हमारे पास 12 इंचेस की है. विड्थ माइनस 2.5 इंच कवर ऑन वन साइड, 2.5 इंच कवर ऑन अदर साइड, ये हमने कंसीडर कर लिया. कवर हो गया दोनों तरफ से. तीनों बार चारों बार्स के दरमियान 3 स्पेसेस हैं डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बेसिकली 0.5 इंच जो बार मेन बार है एक कॉर्नर के ऊपर वो बच गई और 0.5 हमारे पास दूसरे कॉर्नर के ऊपर था तो ये दोनों हमने माइनस कर दिए 1 का तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.33 इंचेस. तो जो कि डाया ऑफ बार से अगेन ज्यादा है तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि बार्स आर आल्सो कन्फाइंड विद 3 नंबर स्टीरअप एज पर स्टैंडर्ड के कम से कम 6 इंच या 8 इंच या डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए. कम से कम स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप 6 इंच होनी चाहिए. तो तमाम कंडीशंस मेट हो रही हैं. सो फॉर नंबर 7 एंड लार्जर बार क्योंकि आपके पास नंबर 8 बार यूज हो रही है तो 7 एंड लार्जर बार का फार्मूला अप्लाई होगा LD ओवर डाया ऑफ बार इज इक्वल टू साई टी साई ई yielding strength of material divided by 20 into lambda under root FC dash. So step number 2 के अंदर we have to consider or we have to find out the multiplication factors.
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स कौन से, साई टी, साई ई, लैम्डा फैक्टर, टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर, तो ये तमाम चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब साई टी बेसिकली जो है वो हम बॉटम बार्स की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कंक्रीट जो है वो 12 इंच से ज्यादा फिल्ड है ऑलरेडी, तो उस केस के अंदर हम साई टी का जो फैक्टर है उसको 1 कंसीडर कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि बार्स के ऊपर कोई भी कोटिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो उस केस के अंदर साई ई जो एपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है वो भी आपका 1 कंसीडर हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये भी बताया गया कि हम नॉर्मल कंक्रीट कंसीडर कर रहे हैं, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1। एंड कंक्रीट के टाइप ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अंडर रूट एफ सी डैश चेक करते हैं। एफ सी डैश आपके पास 3 के एस आई या 4 के एस आई की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो आप अंडर रूट के अंदर प्रोवाइड करते हो, पीएसआई के अंदर सॉरी। तो पीएसआई के अंदर जो टोटल वैल्यू आई अंडर रूट की वो 54.8 आई जो कि 100 पीएसआई से कम है, तो इस केस के अंदर भी हमारा सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस आ रही हैं। तो हम एल डी ओवर डाया बार इज इक्वल्स टू लैम्डा साई ई साई टी एफ वाई ओवर 20 इंटू लैम्डा अंडर रूट एफ सी डैश, तमाम वैल्यूज हमने पुट की। तो टोटल हमारे पास जो एल डी ओवर डाया बार की वैल्यू आई वो 54.8 इंचेस आ गई। अब एल डी ओवर डाया बार कौन सा था क्वेश्चन के अंदर गिवन, 8 नंबर की बार है जिसका डाया 1 है, तो एल डी विल बी इक्वल्स टू 54.8 इंटू डाया बार जो कि 1 इंचेस था। तो टोटल हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ आई 54.8 इंचेस या 55 इंचेस। These values can also be obtained directly by using tables, table number 1 and 2. Note that if the general formula for LD over dia bar is used, assuming KTR is equals to 0, कि हम टेबल से अगर वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो KTR के टर्म जो था उसको हम 0 इग्नोर कर रहे हैं और डायरेक्टली LD ओवर डाया बार की वैल्यू हम चूज करते हैं टेबल से। सो अगर हम नंबर टेबल 1 यूज करते हैं LD ओवर डाया बार की फार्मूला और कंडीशन, तो हमारे पास कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें 3 KSI गिवन है और स्टील हमारे पास 60 ग्रेड का था। तो उस केस के अंदर हमने जब वैल्यू को चेक किया और नंबर 7 और लार्जर बार थी, तो यहाँ पे आपने 3 के अंदर लास्ट में आपने नंबर 7 और जो लार्जर बार्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंडीशंस हमारी मेट हो रही थी। तो टोटल वैल्यू हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ की कितनी आ गई, 54.8 इंचेस। इसी तरह से अगर हम टेबल 2 यूज करते हैं तो हमारे पास बार नंबर 8 थी जिसका डाया 1 इंच था, 3 KSI की स्ट्रेंथ थी, कंडीशंस मेट हो रही हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ नंबर 8 बार के लिए हमारे पास 55 इंचेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम से 3 रोज छोड़ के चौथी जो वैल्यू है 55 इंचेस है। अगर कंडीशंस मैट नहीं हो रही होती तो उस केस के अंदर हम 83 इंचेस यूज कर रहे होते। तो ये हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यूज आ रही हैं और टेबल से जो आपको वैल्यूज मिलती हैं टेबल 2 से वो डायरेक्टली डेवलपमेंट लेंथ होती है और टेबल 1 से जो वैल्यू मिलती है वो एल डी ओवर डाया बार का रेशो होता है। सो नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 2, सिमिलर क्रॉस सेक्शन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस एग्जांपल। एक ही रिइंफोर्समेंट सेक्शन है जिसके अंदर 12 बाय 22 इंच का आपके पास बीम है जिसके अंदर 4 8 नंबर की बार्स लगी हुई हैं। साइड कवर हमारे पास 2.5 इंचेस का है, बॉटम कवर भी 2.5 इंचेस का है और ये बीम बेसिकली लाइट वेट कंक्रीट से बना हुआ है और बार्स जो हैं वो एपॉक्सी कोटेड बार्स हैं। उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील है फ्रॉम एनालिसिस इज 2.79 इंच स्क्वायर, यानी एक रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील हमें गिवन है और प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील हमने चेक करना है। तो उस केस के अंदर हम अगर डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं उस चीजों को हमने डिस्कस करना है। सो नाउ वी हैव सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया कि कंडीशंस मैट हो रही हैं या नहीं, उन कंडीशंस को हमने चेक किया एग्जैक्टली जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर किया, उसी तरह से हम चेक करेंगे। उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर साई टी बेसिकली इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि बॉटम बार्स हैं और बॉटम बार जो है वो कंक्रीट का जो डेप्थ है वो 12 इंच से ज्यादा है। उसके बाद इपॉक्सी कोटेड के लिए नॉर्मली जो हम फैक्टर कंसीडर करते हैं साई ई का वो 1.5 होता है। लैम्डा लाइट वेट कंक्रीट है जिसकी वैल्यू 0.75 से 0.85 के दरमियान हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे 0.75 रखा है। और जो हमारा रिडक्शन फैक्टर है या एक्सेस ऑफ रिइंफोर्समेंट की वजह से जो हम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड कैलकुलेट करते हैं, वो हमने चेक करना है कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील आपको गिवन है 2.79, आपने 8 नंबर की बार्स यूज की हैं तो वहां पे आपका जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो 3.14 इंच स्क्वायर आ रहा है। तो जैसे हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील
डिवाइड बाय प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील रेशो निकालते हैं तो वो हमारे पास फैक्टर आ जाता है 0.89। सो द वैल्यू ऑफ साई ई, अगर इपॉक्सी फैक्टर वैल्यू है तो वो हम 1.5 कंसीडर करते हैं बिकॉज द कंक्रीट कवर इज लेस देन 3 टाइम्स डायाफ बार, जो हम थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करा है। 3 टाइम्स डायाफ बार अगर आप कंसीडर करते हो कि नॉर्मली हम बीम्स के अंदर 8 नंबर की बार अगर हम यूज करते हैं तो 3 टाइम्स डायाफ बार जो है वो 3 इंचेस आता है, यानी डायाफ बार जो 8 नंबर की है उसका 1 इंच डाया होता है, तो 3 टाइम्स डाया बार इज इक्वल टू 3 इंचेस। तो इस वजह से हम साई ई का जो फैक्टर है वो 1.5 कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद हम साई टी और साई ई का कम्युलेटिव जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं जो कि 1.7 से कम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू 1.5 वी गॉट 1.5 जो कि 1.7 से कम है। तो तमाम कंडीशंस हमारी जो है वो मैट कर रही हैं। बाकी कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे प्रीवियस एग्जांपल में, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमारा सेम है, कंक्रीट कवर हमारा सेम है, बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी हमारी सेम है। तो इस वजह से हम वही फार्मूला डेवलपमेंट लेंथ का चूज करते हैं एल डी ओवर डायाफ बार, क्योंकि बार नंबर 7 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आर एस यानी रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो स्टील का हम कंसीडर करते हैं साई टी साई ई एफ वाई ओवर 20 इंटू लैम्डा अंडर रूट एफ सी डैश। तो ये हमारे पास जनरल जो है वो इक्वेशन और फार्मूला डेवलप हो जाता है। अब इस फार्मूला के अंदर जैसे हम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर या जो रिडक्शन फैक्टर था स्टील का वो हमने 0.89 कंसीडर किया, साई टी वी हैव 1, साई ई 1.5, यील्ड स्ट्रेंथ 60,000, 20 कांस्टेंट, लैम्डा फैक्टर टाइप ऑफ कंक्रीट वी हैव 0.75 और अंडर रूट एफ सी डैश वी हैव 3000। तो यहाँ पे हमारे पास एल डी ओवर डायाफ बार का जो रेशो आया वो 73.1 इंचेस आया, यानी कि हम कहते हैं कि ये 74 इंचेस के इक्वल है। डायाफ बार अगर आप 1 इंचेस, क्योंकि 8 नंबर की बार है तो 1 से आप 74 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डेवलपमेंट लेंथ आपके पास 74 इंचेस आ जाती है। इसी तरह से हम डेवलपमेंट लेंथ टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल 2 से, क्योंकि अगर हमारे पास जो नंबर 8 बार थी तो उसके लिए टेबल 2 से जो वैल्यू आ रही थी वो 55 इंचेस आ रही थी। उसको हम अभी चेक भी करते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ थी 55 इंचेस फॉर अ नॉर्मल रीइंफोर्समेंट एंड नॉर्मल कंक्रीट। आपका कंक्रीट जो है वो कौन सा था, लाइट वेट था, तो लाइट वेट के लिए 0.75 फैक्टर हमने चूज किया। तो इस 55 को अगर आप 0.75 फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर 74 इंचेस के आसपास आ जाएगी। ये हमारे पास टेबल 2 है जिसके अंदर 8 नंबर बार है और कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 3 KSI है। तो यहाँ पे हमारे पास 55 इंचेस की वैल्यू आ रही है, कंडीशंस मैच कर रही हैं। अगर 55 को हम 0.75 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू ऑलमोस्ट हमारी 74 के आसपास आ रही होगी। उसी तरह से हमारे पास एक और डिजाइन एग्जांपल है जिसके अंदर हम रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम, a reinforced concrete column is reinforced with 8 number 10 bars। एक कॉलम है जिसके अंदर हमने 8 10 नंबर की बार यूज की हैं। उसके बाद which should extend to the footing, कि कॉलम की जो बार्स हैं उनको हम फुटिंग तक पहुंचाते हैं या फुटिंग तक हमने लेके जाना है। डिटरमाइन द डेवलपमेंट लेंथ नीडेड फॉर द बार्स टू एक्सटेंड डाउन इन द फुटिंग, कि आपने डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कॉलम की जो बार्स हैं वो फुटिंग के अंदर कितनी डेप्थ होनी चाहिए, ताकि जैसे ही कोई प्रेशर या लोड अप्लाई होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन कंप्रेशन फोर्सेस तो वो लेंथ हमारी जो है वो पुल आउट ना हो, मेंबर के अंदर से बाहर ना निकले, वो मेंबर को जो है वो यील्डिंग स्ट्रेंथ तक ले जाए। And we are considering normal weight concrete with a comparative strength of 4 KSI and 60 is the yielding strength of material। तो इस केस के अंदर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने, क्योंकि कॉलम जो है वो कंप्रेशन मेंबर होता है तो कंप्रेशन इन्फोर्समेंट का फार्मूला हमने चूज करना है। तो LDC बेसिकली इज इक्वल टू 0.02 डायाफ बार FY ओवर lambda under root FC dash should be more than equals to 0.0003 डायाफ बार into yielding strength of material। तो तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं। 10 नंबर डाया बार है तो उसका जो एरिया निकलता है या जो आपका डाया निकलता है सॉरी वो 1.27 इंचेस होता है। उसके बाद लेमडा हमारे पास नॉर्मल वेट कंक्रीट है तो हमने 1 कंसीडर किया और 4000 वी हैव अ कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। तो एलडीसी बेसिकली हमारे पास जो कंप्रेशन के अंदर डेवलपमेंट लेंथ आई वो 24.1 इंचेस आई, ये वैल्यू हमारे पास। मजीद हम चेक करते हैं कि 0.0003 इंटू डाया बार इंटू यील्डिंग स्ट्रेंथ क्या वैल्यू देता है, उस हिसाब से हम इसको कंपेयर करेंगे। उसके बाद फार्मूले का जो सेकंड पार्ट था 0.0003 इंटू डाया बार 1.27 इंटू 60,000 वी गॉट 22.86 इंचेस, जो कि वैल्यू कम है हमारे जो
डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू से, जो कि 24.1 इंच से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए थी या कम आनी चाहिए थी इस वैल्यू से 24.1 इंच से। तो इस वजह से हमारा जो सेक्शन है वो सेफर है। यहाँ पे जो वैल्यू है बेसिकली LDC जो 0.0003 इंटू 1.27 इंटू 60,000 की, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 8 इंचेस। कि अगर यहाँ पे आपका जो वैल्यू है डेवलपमेंट लेंथ का वो फॉर एग्जांपल 6 इंच आ जाता तो कम से कम हमने 8 इंचेस जो है वो प्रोवाइड करना था। बिकॉज देयर आर नो अदर मॉडिफिकेशन फैक्टर्स देन डेवलपमेंट लेंथ विल बी इक्वल टू 24.1 इंचेस, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर जो कंडीशंस हमें बताई गई थी उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली जो जो वैल्यू आई थी उसको थोड़ा सा राउंड अबाउट करके हमने 25 इंचेस चूज कर ली। द सेम वैल्यू कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम टेबल 4। अब ये टेबल 4 है जो कि कंप्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए था। हमारे पास जो स्टील जब आपका 60 ग्रेड का है तो 10 नंबर की बार थी, 10 नंबर की बार और कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 KSI के अंदर अगर आप वैल्यू चेक करें तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली 25 इंचेस आ रही है। तो ये हमारा एक क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है चीजें कि हमारे पास जो टोटल डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू है वो कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर कितनी आ रही है। आप डायरेक्टली टेबल से भी चूज कर सकते हैं और फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां तक ये हमारा टॉपिक था डेवलपमेंट लेंथ का। अब डेवलपमेंट लेंथ विद हुक, अगर हम हुक्स के साथ डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं तो वो किस तरह से जो है वो पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा होता है हुक। ये डेवलपमेंट लेंथ हम फाइंड आउट कर रहे थे अगर हम स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड करते हैं। जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो हमारे हुक वगैरह भी यूज होते हैं। तो अगर हम हुक के हवाले से डिस्कस करें तो हुक के हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ पे क्या असर पड़ता है या क्या इफेक्ट होता है उसको हमने मजीद हुक को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम उसके डिजाइन एग्जांपल्स भी देखेंगे। नाउ वी हैव हुक्ड एंकरेजेस। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स जैसा हमने डिस्कस किया टेंशन इन्फोर्समेंट्स के अंदर भी और कंप्रेशन इन्फोर्समेंट्स के अंदर भी, कि अगर हम स्ट्रेट बार प्रोवाइड करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ हायर रिक्वायर्ड होती है, और अगर हम उसी बार के अंदर एक हुक प्रोवाइड कर दें तो उसकी वजह से डेवलपमेंट लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो अभी हम स्टैंडर्ड हुक्स को डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी हैव हुक्ड एंकरेजेस। बिहेवियर ऑफ हुक्ड एंकरेजेस के जब हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी बार के अंदर तो हुक का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं। हुक्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल एंकरेज, वो एक एडिशनल सपोर्ट या एडिशनल एक जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट स्ट्रेट लेंथ अवेलेबल टू डेवलप अ बार। कि जब आपके पास एक स्ट्रेट बार इतनी इंसर्ट नहीं कर सकते किसी भी मेंबर के अंदर ताकि एक प्रॉपर जो है वो बॉन्ड लेंथ डेवलप हो सके या डेवलपमेंट लेंथ जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। आपको पता हो कि हम जब पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बार इजीली बाहर पुल आउट हो जाएगी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर अदरवाइज जो है वो आपको कोर्ट्स की तरफ से सजेस्ट किया जाता है। सो कॉल्ड स्टैंडर्ड हुक्स डिस्क्राइब्ड इन ACI कोड्स आर यूज्ड, कि हम अगर डेवलपमेंट लेंथ इंडिविजुअली या स्ट्रेट बार के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस के अंदर हम स्टैंडर्ड हुक्स को प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्डली हमारे पास दो टाइप्स के हुक्स अवेलेबल हैं, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री स्टैंडर्ड हुक्स के, जिनके हम जो है वो पिक्चर भी आगे वाली स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टैंडर्ड हुक ऑन अ लार्ज बार टेक्स अप अ लॉट ऑफ रूम and the actual size of hook is frequently quite critical in detailing a structure। कि अगर आपके पास एक लार्जर बार अवेलेबल है यानी कि 8 नंबर की है या 10 नंबर की बार है तो उसके अंदर अगर आप एक डेवलपमेंट लेंथ या एक हुक डेवलप करने की कोशिश करते हो तो वहां पे हमें लार्जर बार को मोल्ड करना पड़ता है ताकि जो है वो हमारा एक स्पेस रिक्वायर्ड स्पेस डेवलप हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं अगर हम रियल इंडस्ट्री के अंदर जब उसको यूज़ करते हैं जब लार्जर बार के अंदर हुक को, तो डिटेलिंग के अंदर एक क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है, तो उन चीज़ों को भी हमने देखना है। ये पिक्चर्स हमारे पास स्टैंडर्ड हुक्स की अवेलेबल हैं। पहली पिक्चर जो ए है उसको हम 90 डिग्री हुक कंसीडर करते हैं और पिक्चर बी जो है वो हमारे पास 180 डिग्री हुक है। तो जब हम एक हुक बना लेते हैं 90 डिग्री का और एक बार के ऊपर जब हम पुलिंग फोर्स टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस तरह से स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेस इन द बार इज रेजिस्टेड बाय द बॉन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बार एंड बाय द बियरिंग ऑफ द कंक्रीट इनसाइड द हुक। अब यहाँ पे पहले केस के अंदर स्ट्रेट बार में हमारे पास क्या था कि सिर्फ जो रेजिस्टेंस थी वो बॉन्ड की वजह से थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड की वजह से भी रेजिस्टेंस है और दूसरा हुक के अंदर जो कंक्रीट आ जाता है वो भी एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होता है।
अब जैसे ही हुक के ऊपर या आप जब स्ट्रेट बार को पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो स्ट्रेट बार सीधा होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आउटर सरफेस के ऊपर एक छोटा सा गैप डेवलप होता है और इनर सरफेस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और बार अगर ज़्यादा स्ट्रेट होने की कोशिश करता है तो आपका जो बाहर की तरफ कंक्रीट है उसको वो धकेलना शुरू करता है और कंक्रीट जो है वो स्पेल ऑफ हो जाता है। सो द फेल्यूर ऑफ अ हुक ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट इनसाइड द हुक। तो इस वजह से जब हुक बड़ा होता है तो उस केस के अंदर बार स्ट्रेट नहीं हो पाती और अंदर का जो कंक्रीट है वो नॉर्मली जो है वो ज्यादातर केस के अंदर फेल हो जाता है। जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेट बार के ऊपर आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो, बार के अंदर एक बॉन्ड डेवलप होता है और कंक्रीट जो अंदर है वो बियरिंग स्ट्रेसेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डेवलप होता है या स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। बार जब पुलिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेट होने की कोशिश करता है तो आउटर सरफेस के ऊपर एक छोटा सा गैप डेवलप होता है, इनर सरफेस के ऊपर बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और अगर ये बार स्ट्रेट होने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो लेग है या टेल है, उस टेल के पास ये बार जो है वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये वाला कंक्रीट जो है ये स्पेल ऑफ हो सकता है। तो इस केस के अंदर ज़्यादातर जो फेल्यूर अपीयर होता है वो यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेसेस के अंदर या हुक के अंदर डेवलप होता है। अब इस केस के अंदर अगर हम हुक के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और हुक जो है वो सरफेस के नज़दीक है बिल्कुल, यानी कि आपका जो सरफेस है कंक्रीट का या वॉल का उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो हुक जो है वो उस कंक्रीट को ब्रेक कर सकता है या कोलैप्स कर सकता है और समहाउ जो है वो उसका कंक्रीट कवर जो है वो रिमूव भी हो सकता है। ओकेजनली कंक्रीट आउटसाइड द टेल विल क्रैक अलोइंग द टेल टू स्ट्रेटन अप, जिसकी वजह से टेल जो है वो सम टाइम कंक्रीट अगर क्रश हो जाता है तो जो टेल है वो स्ट्रेट हो जाती है और बार आपकी पुल आउट हो जाती है। अब इस केस के अंदर 90 डिग्री या 180 डिग्री के अंदर स्टैंडर्ड हुक्स के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं या स्ट्रेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बार के अंदर किस तरह से डेवलप होती है वो हम फिगर्स के अंदर भी देखते हैं। Stresses and slip measured at points along a hook at a bar stress of 1.25 Fy or 75 ksi in test of 90 degree and 180 degree hooks in number 7 bar are plotted in figure 2.2b and 2c. The amount of slip depends on, among other things, the angle of the bend and the orientation of the hook relative to the direction of concrete placing, कि ये orientation के ऊपर भी depend कर रहा होता है and angle of bend के ऊपर भी depend कर रहा होता है. So the slip of hooks displays a top bar effect which is not recognized in the calculation of development length of hook, कि जब हम slip को consider करते हैं तो slip जो है वो some cases के अंदर हम top bars के अंदर ignore करते हैं development length को calculate करने के लिए। अब ये हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही बार के ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है तो आपका जो स्ट्रेसेस हैं वो एंड्स के ऊपर जीरो होती हैं, चाहे 180 डिग्री हुक हो चाहे 90 डिग्री हुक हो, और वो स्लोली एक फ्रीक्वेंट या एक कंसिस्टेंट वेरिएशन के साथ ये बार के सराउंडिंग के अंदर इंक्रीज होता जाता है और अप टू 75 KSI तक डेवलप होता है कंक्रीट के सरफेस के अंदर। अगर कंक्रीट यहाँ पे सरफेस नियर होता तो ये कंक्रीट के सरफेस को स्पेल ऑफ भी कर सकता है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों डायग्राम्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बार के अंदर स्ट्रेसेस किस तरह से डेवलप होती हैं और बार के अंदर जो है वो हमने कितनी डेवलपमेंट लेंथ्स को प्रोवाइड करना है। दोनों केस के अंदर स्टैंडर्ड हुक्स के जो डायमेंशंस है वो हमने कितने प्रोवाइड करने हैं ताकि जो हमारा मेंबर है उन तमाम फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। डिजाइन ऑफ हुक्ड एंकरेजेस के अंदर जो 90 डिग्री हुक है या 180 डिग्री हुक है उसके अंदर जो ACI की तरफ से सजेस्टेड मेथड है डिजाइन का वो सिमिलर मेथड है, उसके अंदर कोई भी डिस्टिंग्विश या कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों हुक्स को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। उसके अंदर जो फाइनल डेवलपमेंट लेंथ है शैल नॉट बी लेस देन 8 टाइम्स डाया ऑफ बार, यानी जो बार आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है विद हुक चाहे 90 डिग्री का हो चाहे 180 डिग्री का हो 8 टाइम्स डाया ऑफ बार या 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और हमारे पास फार्मूला भी अवेलेबल है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ हुक विल बी इक्वल्स टू 0.02 into lambda e Fy over lambda under root of c dash into dia of bar into factor from the ACI code, जो कि फैक्टर हमें ACI कोड की तरफ से चूज करना है। Psi e is again the epoxy coating factor जो हम 1.2 कंसीडर करते हैं और 1 हम नॉर्मली गैल्वेनाइज या अनकोटेड बार्स के लिए चूज करते हैं। लैम्डा इज द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट फैक्टर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। और डेवलपमेंट लेंथ्स ऑफ हुक्ड बार फॉर अनकोटेड बार्स इन द केस ऑफ नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट हमने अगेन कोड्स को फॉलो करना है। अब जो ACI के फैक्टर्स हैं
वो डिपेंडेंट हैं या डिपेंड कर रहे होते हैं कन्फाइनमेंट ऑफ द हुक के ऊपर, या जो आप स्टीरअप्स या कंक्रीट कवर आप प्रोवाइड कर रहे होते हो हुक के सराउंडिंग के लिए, या आपका जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट है स्टीरअप्स के फॉर्म के अंदर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर या कन्फाइनमेंट रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। Confinement by stirrup reduces the chances that the concrete between the hook and the concrete surface will spill off, leading to a premature failure. अगर आपके स्टीरअप्स वगैरह बहुत कम आपने प्रोवाइड किए हैं उस केस के अंदर, या कंक्रीट का कवर बहुत ज़्यादा प्रोवाइडेड है, मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, उस केस के अंदर कंक्रीट का सरफेस जो है वो स्पेल ऑफ हो सकता है बार के स्ट्रेटन होने की वजह से, जिसकी वजह से एक प्रीमेच्योर फेल्यूर डेवलप होता है। फॉर क्लैरिटी, ACI code has divided here into two sentences that these factors are as follows: 180-degree hooks के लिए on number 11 and smaller bars with side cover normal to the plane of the hook not less than 2.5 inches। अगर आपका 180 डिग्री का हुक है और साइड कवर जो आपका 2.5 इंचेस कम से कम अगर प्रोवाइडेड है या उससे कम प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस केस के अंदर हम जो ACI का फैक्टर चूज कर रहे होते हैं वो 0.7 फैक्टर है। इवन अगर हम नॉर्मल 90 डिग्री का हुक प्रीफर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी 11 या 11 से जो स्मॉलर नंबर की बार्स हैं और हमारे पास जो साइड कवर है वो 2.5 इंच से कम नहीं है, उस केस के अंदर जो है वो हम फैक्टर भी जो है वो 0.7 का यूज कर रहे होते हैं। एंड कवर ऑन द बार एक्सटेंशन टेल बियॉन्ड द हुक नॉट लेस देन 2 इंचेस, के हुक के पास जो आपका हुक जैसे ही टेल खत्म होती है उस केस के अंदर भी आपका कवर जो है वो कम से कम 2 इंच प्रोवाइडेड है, तो हम वहां पे भी 0.7 का फैक्टर जो है वो चूज कर रहे होते हैं एज अ मल्टीप्लायर फैक्टर फॉर द फ्रॉम द ACI कोड फॉर द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द हुक। ये हमारे पास दोनों डायग्राम्स हैं जो कि कन्फाइनमेंट ऑफ हुक्स को एक्सप्लेन करती हैं कि जब हम हुक प्रोवाइड करते हैं तो हुक के अंदर हम परपेंडिकुलर टू द मेन लाइन, जो आपकी मेन बार है उसके परपेंडिकुलर के अंदर भी आप एक कन्फाइनमेंट इन्फोर्समेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ हुक्स एंड एंकरेजेस। उसके बाद अगर आप सेकंड डायग्राम के अंदर जो है वो टाइज और स्टीरअप्स प्लेस्ड पैरेलल टू द मेन बार बीइंग डेवलप्ड, कि जहाँ पे जो हमारे पास हुक की कन्फाइनमेंट के लिए हम पैरेलल इन्फोर्समेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हुक है जब स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं तो बार स्ट्रेट होने की कोशिश ना करे। ये हुक लेंथ्स के लिए डिफरेंट टाइम फैक्टर्स हैं सजेस्टेड फ्रॉम द ACI कोड। अगर आप किस टाइप का हुक यूज कर रहे हो नंबर 11 एंड लेस देन बार्स के लिए, हम जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स चूज करते हैं वो 0.7 एंड 0.8 और समटाइम्स हम 1 भी यूज करते हैं, तो ये तमाम कंडीशंस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी हैव अ हेडेड एंड मैकेनिकली एंकर्ड बार्स इन टेंशन। अगर हम हुक प्रोवाइड नहीं करते इन सम केसेस के अंदर और बार के पास हमारे पास स्पेस बहुत कम है जिसके अंदर हम हुक प्रोवाइड करें, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिकली एंकर्ड प्रोवाइड कर देते हैं या हेड्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो द ACI कोड नाउ कंटेन्स डेवलपमेंट लेंथ प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ हेडेड और मैकेनिकली एंकर्ड डिफॉर्म्ड reinforcement bars in tension. The development length for the headed bars generally will be shorter, क्योंकि जो डेवलपमेंट लेंथ हेडेड बार्स के अंदर होती है या नट बोल्ट सिस्टम आप लगा देते हो या कोई वाशर वगैरह यूज कर लेते हो, तो उस केस के अंदर जो बार है उसके सराउंडिंग चारों तरफ से एक सपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है जो कि कंक्रीट के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड डेवलप कर देती है, जबकि हुक जो है वो सिर्फ एक साइड के ऊपर स्ट्रेसेस को बियर कर रहा होता है। तो इस केस के अंदर जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम रिक्वायर्ड होती है बनिस्बत जो हमारे हुक के केस में थी। सो द ट्रांसफर ऑफ फोर्सेज इस केस के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, या हेड्स कैन बी अटैच्ड ऑन वन और बोथ एंड्स ऑफ द reinforcement bars बाय वेल्डिंग और फोर्जिंग और ऑन टू द बार और बाय द इंटरनल थ्रेड्स भी आप यूज कर सकते हैं, और बाय हीट मेटिंग टू द बार और बाय द सेपरेट नट यूज टू सिक्योर द हेड ऑन टू द बार, कि तमाम चीजें यानी नट बोल्ट सिस्टम भी आप यूज कर सकते हो, वेल्डिंग के जरिए कोई एडिशनल बार भी आपने अटैच कर दी या कोई वॉशर अटैच कर दिया, तो उस केस के अंदर जो मैकेनिज्म या बॉन्ड ट्रांसफर जो डेवलपमेंट होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं फिगर्स के जरिए। अब जो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम हेडेड या मैकेनिकली एंकर्ड बार यूज करते हैं तो उस केस के अंदर जो टेंशन इन्फोर्समेंट्स के लिए हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है,
दैट इज इक्वल टू 0.016 इंटू साई ई एफ वाई ओवर एफ सी डैश अंडर रूट में इंटू डाया ऑफ बार। अब इपॉक्सी फैक्टर आपको ऑलरेडी पता है, साई ई एफ वाई इज यील्डिंग स्ट्रेंथ और हमारे पास कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है। यहाँ पे एल डी टी बेसिकली इज द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ मैकेनिकली और हेडेड एंकर्ड बार्स इन टेंशन। तो हम फार्मूला जो है वो ये वाला यूज करते हैं। अब इक्वेशन इज लिमिटेड to number 11 or smaller wires या smaller bars with Fy not exceeding 60 KSI and anchors in normal weight concrete with FC dash not exceeding 60,000 PSI 6000 PSI सॉरी। तो इस केस के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशन है कि 11 नंबर की बार हो या उससे छोटे हो और हम स्टील का जो ग्रेड है वो 60 KSI को एक्सीड नहीं कर सकते, कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 6000 PSI को एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हाउएवर इन एनी केस minimum value for the development length in the with mechanically or headed anchored bars हमारे पास कम से कम जो है वो कितना होना चाहिए, 8 इंचेस या 8 टाइम्स डाया ऑफ बार। ये एक डिफॉर्म बार का बॉन्ड मैकेनिज्म या बॉन्ड ट्रांसफर मैकेनिज्म था जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर आए थे। यहाँ पे दोबारा ये चीज दिखाने का मकसद जो है वो हेडेड बार्स के अंदर हमारा बॉन्ड मैकेनिज्म या बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ द मैकेनिज्म किस तरह से डेवलप होता है उसको हम देखते हैं। ये बॉन्ड ट्रांसफर मैकेनिज्म में फॉर हेड बार्स इन टेंशन। अब इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेसेस जो हैं वो हमारी किस तरह से डेवलप हो रही हैं, वाया फ्रिक्शन या बॉन्ड की वजह से कंक्रीट के साथ, और बियरिंग स्ट्रेसेस दोनों बार के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है वो बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट लेंथ हमें बहुत कम रिक्वायर्ड होती है इन द केस ऑफ टेंशन बार्स। So now we have a standard hooks as per suggested या as suggested by ACI standards. A hook is used at the end of a bar when its straight embattment length is less than the necessary development length. जब आपके पास स्ट्रेट बार की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड जो आपको डेवलपमेंट लेंथ चाहिए वो यूजफुल नहीं है या उतना एरिया अवेलेबल नहीं है, उस केस के अंदर हम एक हुक प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द बार, ताकि वो एडिशनल जो सपोर्ट है या एडिशनल जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारे पास आ जाए। Thus the full capacity of the bar can be maintained in the shortest possible distance. तो ये हमारे पास कंडीशन थी या हुक प्रोवाइड करने की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास जो स्टैंडर्डली जो ACI की तरफ से सजेस्टेड इक्वेशंस हैं या सजेस्टेड डेफिनेशन है वो हमें किस तरह से रिजेंबल करवाती है। सो द मिनिमम डायामीटर ऑफ बैंड, टोटल बैंड का जो डायामीटर है इनर बार के दरमियान जो डायामीटर डेवलप हो रहा है वो कितना होना चाहिए, मेजर्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द मेन बार ऑफ द स्टैंडर्ड हुक, जिसको हम डी ऑफ बार यानी डाया ऑफ बार से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जिसको हम आगे वाली पिक्चर के अंदर भी देखते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या है, डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए, अगर आपके पास 3 नंबर से 8 नंबर के बार्स हैं यानी 3 से 8 नंबर के बार हैं, इस पूरी रेंज के अंदर जो डाया ऑफ बार है बिटवीन द बार्स वो हमारा 6 टाइम्स डाया ऑफ बार होना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 to 11 बार्स के अंदर जो टोटल डायामीटर है इनर डायामीटर वो हमारा 8 टाइम्स डाया ऑफ बार होना चाहिए। नंबर 14 to 18 तक हमारे पास डाया ऑफ बार 10 टाइम्स डाया ऑफ बार होना चाहिए, यानी इंटरनल जो डायामीटर है वो 10 टाइम्स डाया ऑफ बार होना चाहिए। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे ही लार्जर बार्स आ जाती हैं डाया ऑफ बार इंक्रीज हो जाता है, तो इंटरनल जो डाया है वो हमारा वो भी इंक्रीज हो जाता है। उस केस के अंदर जो बार के अंदर डाया इंक्रीज हुआ तो आप अगर कंजेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट्स की बात करते हो उस केस के अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है या कम स्पेस बच जाता है जब हम तमाम रीइंफोर्समेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस केस के अंदर सम हाउ प्रीफर भी करते हैं हम के वाया वेल्डिंग मेथड या वाया मैकेनिकली और हेडेड एंकर्ड सिस्टम हम जो है कोई एडिशनल हेडेड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो हमारा स्पेस कवर हो जाए। अब इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हुक्ड बार्स डिटेल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड हुक्स। स्टैंडर्ड हुक बनाने के लिए हमारे पास जो इंटरनल डायामीटर है वो कितना होना चाहिए, उसके लिए कंडीशंस हमारे 90 डिग्री और 180 डिग्री हुक्स के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं या जैसे हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कराए हैं। अब स्टैंडर्ड हुक्स के लिए जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड आउट करने के फार्मूला हैं, so development length of hook is equals to 0.02 into psi e epoxy coating factor Fy over lambda into Fc dash into modification factor। जो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने चूज करना है या हमने प्रोवाइड करना है, जो कि हम पिछले टेबल के अंदर भी देखाए थे कि सम केसेस के अंदर हम 0.7 यूज कर रहे थे, सम केसेस के अंदर हम 0.8, सम केसेस के अंदर हम 1 भी यूज कर रहे थे इनटू डाया ऑफ बार। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। लैम्डा इज द टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर, जैसा हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था, स्लाइड्स के ऊपर भी डिस्कस करा है।
अगर आप डायरेक्टली लैम्डा फॉर द केस ऑफ नॉर्मल वेट कंक्रीट 1 चूज करते हो, नॉर्मल वेट लाइट वेट के लिए हम 0.75 से 0.85 के दरमियान भी चूज करते हैं। और अगर आपके पास कंक्रीट की स्प्लिटिंग टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू कंप्यूट भी कर सकते हैं। इन सम केसेस अगर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ ग्रेड 60 स्टील और जो नॉर्मल वेट कंक्रीट है और बाज जो है वो इपॉक्सी कोटेड नहीं है, उनको हम 1 कंसीडर करते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो हमारे पास आ जाता है 1200 इंटू डाया ऑफ बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट FC डैश इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू डाया ऑफ बार। इस इक्वेशन को आपने FY और लैम्डा और जो इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर था उनको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी, तो डेरिवेशन जो है वो हमारे पास या फार्मूला जो ड्राइव होता है वो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था या मॉडिफिकेशन फैक्टर जिसको हम बात कर रहे थे, वो मॉडिफिकेशन फैक्टर कौन सा होता है? Based on different conditions, the development length of the hook must be multiplied by one of the following factor। वो फैक्टर कौन सा है? अगर हम 90 डिग्री के हुक की बात करते हैं लेट सपोज, और 11 नंबर या जो है वो स्मॉलर बार्स हैं, 11 और 11 से स्मॉलर बार्स हैं, वो 90 डिग्री का हुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास टाइज हैं या जो कन्फाइनमेंट है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विदिन द स्टीरअप्स और टाइज स्पेस नॉट ग्रेटर देन 3 times the diameter of the hook bar, यानी कि जो आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो टाइज प्रोवाइड किए हैं उस हुक के जोन के अंदर, तो उस केस के अंदर अगर उन हुक्स के दरमियान या उन स्टीरअप्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमारी नॉट ग्रेटर देन 3 times the dia of bar है, तो उस केस के अंदर जो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं वो 0.8 होगा। और इसी तरह से अगर हम जो है वो 11 और 11 नंबर की बार यूज कर रहे हैं एंड जो साइड कवर है कंक्रीट का नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द हुक इज नॉट लेस देन 2.5 इंचेस, यानी जो कवर है हमारा वो 2.5 इंचेस से कम नहीं है या उससे ज्यादा है या उतना ही प्रोवाइड किया है, तो उस केस के अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो 0.7 कंसीडर होगा। सेम फैक्टर अप्लाइज फॉर 90 डिग्री हुक व्हेन द कंक्रीट कवर ऑन बार एक्सटेंशन बियॉन्ड द हुक इज नॉट लेस देन 2 इंचेस, यानी कि जो आपका टेल है, टेल के सराउंडिंग के अंदर जो आपका हुक के साथ जो डिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो डिस्टेंस हमारा 2 इंच से कम नहीं है, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो फैक्टर कंसीडर होगा वो 0.7 ही कंसीडर होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर 180 डिग्री का हुक है और 11 और 11 नंबर से स्मॉलर बार्स हैं, तो उस केस के अंदर जो हमने टाइज या स्टीरअप्स प्रोवाइड किए हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग है या जो स्टीरअप्स के दरमियान स्पेसिंग है वो 3 times डाया ऑफ बार से कम नहीं है, उस केस के अंदर भी हम 0.8 फैक्टर यूज करते हैं। सम केसेस के अंदर हम व्हेन अ बार anchorage is not required, the basic development length for the reinforcement in excess of that required is multiplied by the ratio, जैसा हमने डिस्कस किया था कि सम केसेस के अंदर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील एंड प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील का जो दोनों का रेशो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो सम केसेस के अंदर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो बार एंकरेज लेंथ है इज नॉट रिक्वायर्ड द बेसिक डेवलपमेंट लेंथ फॉर द रिइंफोर्समेंट, यानी कि एंकरेज आपको प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, एंकर आप हुक प्रोवाइड ही नहीं कर रहे या जरूरत ही नहीं है, तो उस केस के अंदर हम फ्लेक्सुरल लेंथ या रिइंफोर्समेंट फैक्टर जो है वो उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। When standard hooks with less than 2.5 inches concrete cover, अगर 2.5 इंच से concrete cover कम है, either in the case of top reinforcement, either in the case of bottom reinforcement, are used at a discontinuous end of the member, the hook shall not be enclosed by ties or stirrups space that not greater than 3 times tie of bar, और आप फैक्टर जो है वो 0.8 given in item number 1 shall not be used। अगर आपके पास ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है जिसके अंदर 2.5 इंचेस का हुक प्रोवाइडेड नहीं है या डिस्टेंस प्रोवाइडेड नहीं है कंक्रीट कवर का, और जो आपकी स्पेसिंग है स्टीरअप्स के दरमियान वो 3 टाइम्स डाया बार को मैच नहीं कर रही, उस केस के अंदर हम 0.8 का फैक्टर यूज नहीं करेंगे। अब ये मजीद हमारे पास कंडीशंस हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड हुक यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट लेंथ है वो 8 टाइम्स डाया बार से कम आ रही है या 6 इंच से कम आ रही है, तो कम से कम हमने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कोड्स की तरफ से 8 टाइम्स डाया बार और 6 इंचेस हमने प्रोवाइड करनी है, आइदर इन द केस ऑफ कंप्रेशन और टेंशन बार्स के अंदर। हाउएवर द कंप्रेशन बार्स के अंदर सम केसेस के अंदर अगर आप हुक प्रोवाइड भी नहीं भी करते तो उस केस के अंदर आप इग्नोर भी कर सकते हो।
However, the details of standard hooks 90 degree and 180 degree hooks are given in figures, जो कि हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस भी कराए हैं, और मजीद जो है वो हम पिक्चर्स के ऊपर देखते हैं कि उनके अंदर क्या जो डिटेल्स हैं या जो डायमीटर है इंटरनल वो कितना होना चाहिए, जो एंड लेंथ्स हैं टेल्स कितनी होनी चाहिए, वो मजीद हमारे पास डायग्राम्स के अंदर एक्सप्लेन्ड है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कराएं कि इंटरनल डायामीटर कितना होना चाहिए, जो एंड्स हैं टेल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो 90 डिग्री का हुक है या 180 डिग्री का हुक है तो इंटरनल डायामीटर कितना होना चाहिए, नंबर 3 से नंबर 8 बार तक कितना होना चाहिए, नंबर 9, 10 एंड 11 बार्स के लिए हमारे पास क्या इंटरनल डायामीटर की रिक्वायरमेंट है, और अगर 14 टू 18 नंबर बार्स हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या किस तरह से हम इंटरनल डायामीटर या एंड्स हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्क्रीट कवर लिमिटेशंस हैं कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड जो हुक्स हैं, स्टैंडर्ड हुक के दरमियान जो एक हमें डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है, उस केस के अंदर हम स्टैंडर्ड जो हुक प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए साइड कवर हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 2.5 इंचेस या लेस देन 2.5 इंचेस हम कम से कम प्रीफर भी कर सकते हैं। सम हाउ अदर लिमिटेशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उस केस के अंदर हमने केयरफुल रहना है। ये पिक्चर्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे कि फिगर 7b एंड c shows the placement of stirrups or ties perpendicular and parallel to the bar being developed spaced along the development length, कि जो आपकी बार्स हैं जब आप स्टैंडर्ड हुक को प्रोटेक्ट करते हो डेवलपमेंट लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो पैरेलल या परपेंडिकुलर जो रीइंफोर्समेंट्स हैं उनके दरमियान हमारी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जो पहला स्टीरअप है वो लेस देन वो 2 टाइम्स डाया बार होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर। अगर बाकी जो स्टीरअप्स हैं उनके दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप 3 टाइम्स डाया बार भी यूज कर सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे कि फिगर 8 बिलो शो द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन 90 डिग्री हुक, कि जब आप टेंशन बार के ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई करते हो तो बार के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 0 टू 75 KSI किस तरह से डेवलप होती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इमर्ज होती है। इन्हीं को कंसीडर करते हुए हमारे पास जो वेरियस इक्वेशंस वगैरह हम यूज करते हैं ताकि जो डिजाइन एग्जांपल्स वगैरह उसके अंदर हम विद रिक्वायर्ड हुक डेवलपमेंट लेंथ को डिसाइड कर सकें। So now we have design examples for standard hooks. अब डिज़ाइन एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि जो भी मजीद आपकी चीज़ें हैं वो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। एक डिज़ाइन एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ उन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। So we have a design example 1. Compute the development length required for the top number 8 bars of the cantilever beam as shown in figure. कि एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, उसके अंदर जो है वो टॉप बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 8 नंबर की बार्स हैं, उनके अंदर हमने डेवलपमेंट लेंथ कंप्यूट करना है। दैट एक्सटेंडेड इनटू द कॉलम, कॉलम की सपोर्ट के अंदर उनको हमने एक्सटेंड करना है। इफ द बार्स आर नंबर 1 केस के अंदर हम स्ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है। अगर हम 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड या डेवलपमेंट लेंथ क्या आती है। अगर हम 180 डिग्री का हुक प्रोवाइड करते हैं एट द एंड तो हमारे पास कंडीशंस क्या आती हैं। So the bars are confined by number 3 stirrups spaced at 6 inches and have a clear cover of 1.5 inches and clear spacing of 2 inches। कि जो आपके पास बार्स हैं वो 3 स्टीरअप नंबर का यूज हुआ है, 6 इंचेस के दरमियान स्पेसिंग है, क्लियर कवर हमारे पास जो है वो 1.5 इंचेस है, और क्लियर स्पेसिंग जो है वो हमारे पास 2 इंचेस है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने 4 KSI नॉर्मल वेट कंक्रीट यूज करना है, और स्टील का जो ग्रेड है वो 60,000 का स्टील का ग्रेड है, 60,000 PSI का। तो ये तमाम कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस में हमने डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम चीज़ों को फिलहाल आप इग्नोर करें कि जो डायामीटर है 12 टाइम्स डायामीटर या 1.5 इंचेस जिस चीज़ें गिवन है, इनको फिलहाल आप 4 टाइम्स डाया भी इनको इग्नोर करें। एक कैंटिलीवर है सिंपल, और कॉलम के साथ हमने एक बार या मेंबर को बीम को कैंटिलीवर को अटैच किया हुआ है। जो बार्स आपकी आ रही हैं टॉप बार्स वो हमने कॉलम के अंदर इंसर्ट करनी है ताकि कितनी जो है वो डेवलपमेंट लेंथ हमें रिक्वायर्ड है। जो एरोज आपको ऊपर वाले नजर आ रहे हैं ये एरोज हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। वी हैव क्लियर स्पेसिंग ऑफ 1.5 इंचेस जो कि आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। दोनों हुक हमने प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट केस के अंदर अगर हम हुक प्रोवाइड नहीं करते और सेकंड केस के अंदर हम 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करेंगे, थर्ड केस के अंदर हम 180 डिग्री का हुक प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब पहले केस के अंदर हम स्ट्रेट बार्स कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर नंबर 8 बार्स, अब हमारे पास जो कंडीशन है बार जो गिवन है वो नंबर 8 बार है जिनका डाया 1 इंच होता है। डाया ऑफ नंबर 8 बार इज इक्वल टू 1 इंचेस। तो क्लियर स्पेसिंग हमें 2 इंच गिवन थी,
क्लियर स्पेसिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स डायाफ बार, डायाफ बार 1 है तो 2 इंच हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा क्लियर स्पेसिंग का। और क्लियर कवर बेसिकली इज ग्रेटर देन डायाफ बार, क्लियर कवर भी हमारा ग्रेटर देन है डायाफ बार के, क्यों डायाफ बार 1 इंच है। तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि बार जो है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि बार जो है वो कन्फाइंड है बाय डिफरेंट स्टीरअप्स। तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी कंडीशंस थी दोनों, वो कंडीशंस हमारी मैट कर रही हैं। तो उस केस के अंदर आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो और डेवलपमेंट लेंथ को आप डायरेक्टली टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि फार्मूला हमने पिछले डिजाइन एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस भी की है। तो टेबल अगर हम 2 यूज करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ फॉर नंबर 8 बार इज इक्वल टू 48 इंचेस, और फॉर टॉप बार्स जो इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है, इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर हम अगर 1.3 अगर हम ट्रीट करते हैं कि हमारी जो बार्स हैं वो इपॉक्सी कोटेड हैं, तो उस केस के अंदर हम इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर 1.3 कंसीडर करते हैं और डेवलपमेंट लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल जो फाइनल डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास आई वो 63 इंचेस आ जाती है। इस टेबल के अंदर बार नंबर 8 यानी कि हमारे पास 1 इंच डाया था, कंडीशंस मैट कर रही हैं, 4 केस आई तो डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास 48 इंचेस आ गई। इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया 1.3 से, तो टोटल डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास 63 इंचेस आ जाती है। तो ये हमारे पास टेबल से भी आप निकाल सकते हैं वैल्यूज को, और जो है वो हमने कंडीशंस वगैरह अप्लाई की थी या जो इक्वेशंस हमने यूज की थी पिछले डिजाइन एग्जांपल्स के अंदर, फॉर स्ट्रेट कंडीशन के अंदर आप उन इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो इपॉक्सी कोटिंग का क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप उसको इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर को इग्नोर भी कर सकते थे और डेवलपमेंट लेंथ डायरेक्टली आपके पास 48 इंचेस आ जाती। अब सेकंड कंडीशन के अंदर बार विद 90 डिग्री हुक, अगर हम 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करते हैं तो बार के लिए डिजाइन एग्जांपल हम क्या यूज करते हैं या किस तरह से हम कंसीडर करते हैं। तो जो कोड कहते थे कि 90 डिग्री और 180 डिग्री का जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो सेम है, उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो नंबर 8 बार थी जिसका डाया हमारे पास 1 इंच था। डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला 60 ग्रेड का स्टील है, नॉर्मल वेट कंडीशन है, तो हमारे पास इक्वेशन जो डेवलपमेंट लेंथ के लिए आती है हुक के लिए वो 1200 डाया बार डिवाइड बाय अंडर FC डैश था। हमने वैल्यूज को पुट किया, वी गॉट 19 इंचेस। नो अदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज अप्लाइड या मॉडिफिकेशन फैक्टर हम कोई भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिंपल कंसीडर कर रहे हैं। उस केस के अंदर डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास 19 इंचेस आ जाता है, जो कि 9 टाइम्स डायाफ बार से ज़्यादा है, यानी कि 8 इंच से ज़्यादा है या 6 इंच से ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर जो वैल्यू है हमारी वो सुइटेबल वैल्यू आ रही है, जो आ रही है वही हमने चूज़ करनी है। डिटेल्स आर शोन इन फिगर 1, वो हमने फिगर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। हाउएवर द इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर, जो कोड कहते थे हुक्स के केस के अंदर कि अगर आप टॉप बार्स की बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो हुक है, अगर हुक के साथ आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर की कोई वर्थ या वैल्यू नहीं रहती, तो इस केस के अंदर हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब ये 90 डिग्री के केस के अंदर जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ आई वो 19 इंचेस आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाया ऑफ बार जो टेल हमने प्रोवाइड करनी थी वो 12 इंचेस या 12 टाइम्स डाया ऑफ बार हमने देनी थी, वो हमारे पास 12 इंचेस आ जाती है। और इंटरनल जो रेडियंस था या इंटरनल जो रेडियस है वो हमारे पास 3 टाइम्स डाया ऑफ बार होना चाहिए, जो कि हमने 3 इंचेस प्रोवाइड किया। तो ये हमारे पास एक पहला जो सेकंड प्रोसीजर था, अगर हम स्टैंडर्ड 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, किस तरह से हम प्रेजेंट कराते हैं, वो ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। सिमिलरली वी हैव बार्स विद 180 डिग्री हुक, एग्जैक्टली वही फार्मूला वही कंडीशंस हैं, क्योंकि कोड कहते हैं कि जब आप 90 डिग्री का या 180 डिग्री का हुक प्रोवाइड करो, दोनों का जो परफॉर्मेंस या दोनों का जो बिहेवियर है वो 100% सेम होता है, तो डिज़ाइन प्रोसीजर भी एग्जैक्टली सेम होता है। वही वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं जिनको जब जस्ट हमने डायग्राम के अंदर शो कराना है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हमने 90 डिग्री का हुक बनाया, ये हमारे पास 180 डिग्री का हुक है, जो कि हमने 19 इंचेस का हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की, और जो हमारे पास इंटरनल रेडियस आता है वो 4 टाइम्स डाया बार होना चाहिए, वो हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद जो कर्वेचर बनता है बार का वो हमने 4 टाइम्स डाया बार देना है 4 इंचेस का, और 4 इंचेस का हमने टेल प्रोवाइड करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।